नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास, मेरी मित्र सोनिया शर्मा जी आज सीईसी के गुरुकुल संकाय में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति लेकर उसका शुभारंभ करते हुए हमारे जो शिक्षार्थी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो सुन या बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्याख्यान लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं और अपेक्षा रखते हैं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बात की जा रही है और शिक्षार्थियों के लिए ये है। तो सर्वप्रथम सीईसी के गुरुकुल ने प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में निर्णय लिया है कि आज हम आपसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो संविधान के 86 संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को विधि के माध्यम से राज्य द्वारा यथा निर्धारित मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि प्रत्येक बालक को कतिपय आवश्यक मापदंडों एवं मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालय में संतोषप्रद और सामंजस्यपूर्ण गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें चर्चा कर लेनी होगी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का नियम जो है उसको किस प्रकार से और कब प्रस्तुत किया गया। बिल की प्रारंभिक रूपरेखा 2005 में तैयार की गई। बिल को कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृति मिली। उसके उपरांत बिल को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ। तदुपरांत लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को इसे पास कर दिया गया। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में 26 अगस्त 2009 को कानून के रूप में अधिसूचित किया गया। बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को उस समय जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धारा 370 को हटाए जाने के बाद ये संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया गया है। भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के भाषण द्वारा कानून को प्रभाव में लाया गया। तदुपरांत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करने के बाद निर्वहन का दायित्व न केवल केंद्र एवं राज्य सरकार का होगा, अपितु स्थानीय तथा ग्राम पंचायत भी बराबर की जिम्मेदार होगी। इस अधिनियम में ये प्रावधान दिया गया है कि एक बालक की आयु यदि 6 वर्ष से ऊपर है और वो यदि कभी विद्यालय में दाखिला उसे नहीं मिला या नहीं दिया गया, अथवा
प्राथमिक कक्षाओं के बीच में पढ़ाई से हटा लिया गया तो ऐसे में अपनी आयु के अनुरूप एक कक्षा में भर्ती किया जाएगा। अपने सहपाठियों के शैक्षिक स्तर का होने के लिए विशेष प्रशिक्षण का अधिकार है। अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ मैं अपने श्रोताओं को, शिक्षार्थियों को और विद्यार्थियों को जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा विद्यालय, जनप्रतिनिधि और अभिभावकों, शिक्षकों सबके लिए अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए। हम इसमें आज की चर्चा में आपके साथ सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में विद्यालयों का दायित्व क्या रहेगा, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उस पर बात कर रहे हैं। कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण करने से पहले कोई भी बालक कोई परीक्षा यानी किसी प्रकार के बोर्ड या परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। हम अपनी बात को पुनः आपके सामने रख रहे हैं कि कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण करने से पहले कोई भी बालक किसी भी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं रहेगा। यह दायित्व विद्यालय को उठाना पड़ेगा। विद्यालय को इस चीज को निश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम कक्षा 8 तक की शिक्षा बालक ने ग्रहण की हो। इसके अतिरिक्त विद्यालय के दायित्व की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा निवास या स्थान प्रमाण पत्र का नहीं होना बाधा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी बालक या बालिका के पास जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो विद्यालय किसी भी बालक या बालिका को यदि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या निवास या स्थान जहां पे वो रह रहा है उसका रेजिडेंस प्रूफ यदि नहीं है तो उसे दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकेगा। किसी भी विद्यालय द्वारा बालक के दाखिले को किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकेगा, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और अनिवार्य है शिक्षा। तो ऐसे में विद्यालय कोई भी कारण बता करके या किसी भी कारण से किसी भी जो ज्ञान पिपासु हमारे हैं उनको दाखिला देने से मना नहीं कर सकते। कोई भी विद्यालय नामांकन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क अथवा राशि नहीं ले सकता और यदि शुल्क स्वीकार किया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। जितने भी श्रोता सुन रहे हैं जो इस अधिनियम के तहत अपने बालक बालिकाओं को या जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो इस चीज को ध्यानपूर्वक समझ ले कि निःशुल्क का मतलब निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की कोई राशि, कोई कैपिटल मनी, कोई फीस, कोई सिक्योरिटी मनी, किसी भी प्रकार का शुल्क या राशि ग्रहण नहीं की जा सकती। यदि किसी भी विद्यालय द्वारा ऐसा करते हुए पाया गया तो वह दंडनीय अपराध होगा और ऐसे में उस विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। कक्षा 8 तक किसी भी बालक को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जा सकता, अर्थात पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक यदि कोई बालक किसी भी स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहा है, नामांकित हो रहा है, तो उसे उसकी उपलब्धि के आधार पर अनुत्तीर्ण, सीधे सीधे शब्दों में यदि हम आपको बताएं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उसे फेल नहीं किया जा सकता। विद्यालय में नामांकन के लिए किसी भी बालक, उसके माता पिता या
अभिभावक का साक्षात्कार अथवा परीक्षण नहीं लिया जा सकेगा। इस चीज का निश्चित रूप से विद्यालयों को ध्यान रखना होगा कि बालक को दाखिला देने के लिए किसी भी शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को शिक्षा के लिए उसका नामांकन करते समय माता पिता या कोई भी जो अभिभावक है उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, जो कि आजकल की एक प्रचलन हो गया है कि जो हमारे निजी संस्थान हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर विद्यार्थी को दाखिला देने के लिए अभिभावकों का साक्षात्कार लिया जाता है। उनकी शैक्षिक योग्यता के मापदंड को भी एक नामांकन का आधार बनाया जाता है, उनका परीक्षण लिया जाता है। लेकिन जो हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, इसको इससे मुक्त रखा गया है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा। नियमित रूप से पूरी अवधि के लिए स्कूल में उपस्थित रहें, ये भी एक हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। यानी नियमित रूप से पूरी अवधि के लिए, ये बात मैं आपको जो कह रही हूँ या ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो शिक्षकों के लिए, शिक्षकों का दायित्व है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो भी शिक्षक जिनकी भी वहाँ पे नियुक्ति है, उन्हें इस चीज का पूरा ध्यान रखना होगा कि नियमित रूप से पूरी अवधि के लिए वे स्कूल में, विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि किसी एक घंटे के लिए या कुछ समय के लिए वो विद्यालय में आकर के शिक्षार्थियों को शिक्षा देकर के चले जाए। उन्हें जो भी विद्यालय का समय होगा, चाहे वो 10 से 4 है, चाहे वो 8 से 2 है, जो भी समय होगा उस समय तक उन्हें उपस्थित रहना होगा और उन विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करना होगा। कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन में खुद को संलग्न नहीं करेगा। यानी जो हमारा अधिनियम है वो इस बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों से लिखा गया है, उसमें अंकित किया गया है कि इस अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो विद्यालयों में शिक्षक शिक्षण का कार्य करवा रहे हैं, विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर अध्ययन करने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको होम ट्यूशन यानी घर पे जाकर के ट्यूशन नहीं देंगे। ट्यूशन से यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि ट्यूशन जो शब्द है वहाँ कहीं ना कहीं राशि उसमें होता है, शुल्क होता है कि आप विद्यालय के बाहर जाकर के, उनके घर पर जाकर के जो उन्हें अतिरिक्त समय ज्ञान प्रदान करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए दे रहे हैं, अध्यापक उसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। लेकिन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तो निःशुल्क शब्द जहां आ जाता है वहां अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी प्रकार की विद्यालय शुल्क या ट्यूशन में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस अधिनियम में ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी शिक्षक उन विद्यार्थियों को ट्यूशन नहीं देगा और वो ट्यूशन में अपने आप को संलग्न नहीं करेगा, शामिल नहीं करेगा। शिक्षक नियमित रूप से प्रत्येक बालक के सीखने के स्तर का आकलन करेंगे तथा बालक को पूरक शिक्षा प्रदान करेंगे। इस जो ये हम चर्चा कर रहे हैं इसको और विस्तार से समझ लेने की आवश्यकता है। शिक्षक नियमित रूप से प्रत्येक बालक के सीखने के स्तर का आकलन करेंगे तथा बालक को पूरक शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात पूरी तरह से जो हम आज सीसीई की बात कर रहे हैं, सतत एवं निरंतर मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ पर जो शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो नियमित रूप से सतत एवं निरंतर उन बालकों के जो सीखने का स्तर है, उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी रुचि, उनकी अभिव्यक्ति, उनका मानसिक स्तर या फिर उनकी वो कैसे हैं, स्लो लर्नर हैं,
एडवांस लर्नर है, इसका पूरा आकलन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे और समझने के उपरांत उन बालकों को शिक्षा देंगे। साथ ही साथ बालक बालिकाओं को पूरक शिक्षा प्रदान करेंगे। पूरक शिक्षा से हमारा अभिप्राय यहाँ पे ये है कि यदि बालक को एक बार निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित जो विषय है उसको का ज्ञान देने के बाद भी जब हम ये देखने के लिए कि जो ज्ञान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया गया है, जिस विषय को शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उसको विद्यार्थियों ने आत्मसात किया है या नहीं है, वो उनके मानसिक स्तर तक पहुंचा है या नहीं है। और ऐसा आकलन करने के उपरांत जब हम देखते हैं या शिक्षक जब इस बात को, इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि कुछ विद्यार्थी जो हैं उन्होंने पूरी तरह से उस विषय को आत्मसात नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, तो पुनरावृत्ति के तहत, पुनरावृत्ति अर्थात पुनः आवृत्ति, दोबारा उसे दोहराया जाएगा और उन्हें पूरक शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्योंकि किसी भी शिक्षा को शिक्षक ज्ञान प्रदान कर रहा है और शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण कर रहा है, दोनों अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। लेकिन क्या शिक्षक ने जिस विधि से, जिस प्रविधि से विद्यार्थियों को विषय को पढ़ाया, क्या वो उसके अनुसार उचित थी, या जिस उद्देश्य के साथ शिक्षक ने अपने विषय की प्रस्तुति करी वो बालकों ने उसी स्तर पर प्राप्त करी या नहीं करी, ये जांच लेना बहुत जरूरी है। और इसी से जो एक नया कॉन्सेप्ट, एक जो नई संकल्पना, परिकल्पना निकल के आई है, वो हमारा निकल के आई है स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर। स्लो लर्नर यानी धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी, एडवांस लर्नर यानी तीव्र गति से। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि कक्ष में जब अध्ययन अध्यापन कराया जाता है तो उस समय विद्यार्थियों का जो भिन्न भिन्न स्तर होते हैं और उन भिन्न स्तरों में औसत बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी, औसत से कम बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी औसत से अधिक बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं। तो इसके लिए शिक्षक को नियमित रूप से आकलन करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी शिक्षक को कभी भी 10 वर्ष की जनगणना, आपदा कर्तव्यों संबंधित अथवा स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधायिका अथवा संसद के लिए चुनाव से संबंधित कर्तव्यों के अलावा अन्य किसी भी शैक्षिक उद्देश्य के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ जब हम शिक्षक के दायित्वों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में केंद्र के अलग दायित्व हैं, राज्य सरकारों के अलग दायित्व हैं, शिक्षकों के अलग दायित्व हैं, विद्यार्थियों के अलग दायित्व हैं। और इस समय हम बात कर रहे हैं कि इसमें शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, उनका दायित्व क्या है। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि जो भी अध्यापन कराने वाले शिक्षक हैं उनको 10 वर्ष की जनगणना, आपदा, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गई और कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आ गई है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 20 महीनों से हम कोविड-19 से सब त्रस्त हैं, ये भी एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी एक महामारी और विभीषिका है। ऐसे इससे संबंधित और स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधायिका और संसद के चुनावों से संबंधित जो उनके कर्तव्य है, उसके अलावा किसी भी शैक्षिक उद्देश्य के लिए तैनात नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। अब हमने इस चर्चा में जो हमने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की चर्चा करी, हम अपने श्रोताओं को
सीईसी और गुरुकुल संकाय की तरफ से आज का हमारा जो ये एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का हमने जो शुभारंभ किया है, उसमें मैं पुनः एक बार अपनी साथी के साथ ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भारत में जितने भी जो लोग निवास कर रहे हैं सभी के लिए, हालांकि हमारे मन में कभी कभी एक प्रश्न उत्पन्न होता है, और वो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार उनमें सम्मिलित था, तो फिर क्यों और किस लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ ये स्पष्ट कर देना होगा कि हमारा जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाने के लिए, और हमारे ऐसे परिवार, हमारे ऐसे भारतीय नागरिक जो आर्थिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए ये इस अधिनियम में जो संविधान का अधिनियम 86 था उसमें संशोधन किया, और उस संशोधन के उपरांत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मान्यता दी गई। हमने अभी विस्तृत चर्चा करी है कि अधिनियम के विषय में हमने बात करी है कि अधिनियम कब शुरू हुआ, कैबिनेट ने इसको मंजूरी कब दी, राज्यसभा में बिल को कब पास किया गया, लोकसभा में बिल को कब पास किया गया, राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के बाद औपचारिक रूप से इसको कानूनी रूप से इसके अधिसूचना को जारी किया गया, और उसके बाद में ये उस समय जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब ये जो एक वादा है वो नहीं है। तदुपरांत हमने बात की कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी कानून को प्रभाव में लाने के लिए प्रधानमंत्री के भाषण में इसको प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद में राज्य सरकारों के जो और स्थानीय निकायों के, ग्राम पंचायतों के जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उन पर हमने बात करी। हमने यहाँ आयु की बात करी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, उसके लिए इसे लागू किया गया। और उसके बाद में हमारी जो चर्चा थी उसमें हमने देखा कि इसमें विद्यालयों के दायित्व क्या हैं। विद्यालयों के दायित्वों के उपरांत हमने जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के दायित्वों की बात करी कि शिक्षकों के क्या दायित्व है, शिक्षक को क्या करना है और क्या नहीं करना, विद्यालय के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कौन से दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की ये जो हमारा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का जो शुभारंभ हुआ है, आज हम क्योंकि सीईसी शिक्षार्थियों के लिए अपने गुरुकुल संकाय के माध्यम से और सभी विद्यार्थियों के लिए जो ज्ञान पिपासु हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों के ऊपर, विभिन्न अवसरों पर और निरंतर अपने जो प्रस्तुति देता रहता है, विशेषज्ञों के यहाँ पर व्याख्यान होते रहते हैं। लेकिन आज ये जो नया प्रयास है, जहां हमारे जिसे हम कहेंगे कि साधारण विद्यार्थी या सामान्य जो शिक्षार्थी हैं, उनके साथ साथ जो जिनको जन्मजात यदि जिनको सुनने में या बोलने में असुविधा है या सुन या नहीं बोल सकते, जो श्रवण क्षमता जिनकी क्षीण है या जो श्रवण नहीं कर पाते और वाचन नहीं कर पाते, उनके लिए आज ये प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का हमने आरंभ किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मेरी सहयोगी आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।